गर्मी में पानी के ऊपर मायका, नीचे ससुराल। माँ, घर में कितनी गर्मी हो रही है, पंखा भी नहीं है, खाना भी नहीं खाया जा रहा। बेटी, मैं हवा कर तो रही हूँ पंखे से, खाने की कोशिश कर। अब गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ही ना। नहीं माँ, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, आप रुकिए, मैं नहा कर आती हूँ। नहा कर? अच्छा ठीक है, जा, पर एक ही बाल्टी से नहाना, पानी बहुत कम है। परिणीति नहाते हो। शरीर पर इतना पानी डाल रही हूँ फिर भी गर्मी खत्म ही नहीं हो रही, ऊपर से पानी भी इतना कम है। मेरा बस चले तो सारा दिन किसी समुद्र में डुबकी लगाती रहूं। परिणीति गरीब घर से थी, गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। माँ, मैंने नहा लिया है, पर मैं जा रही हूँ गाँव की नदी के पास, वहाँ थोड़ी देर बैठूंगी, तभी गर्मी थोड़ी शांत होगी मेरी। ठीक है, पर जल्दी आना। परिणीति अपने गांव के एक बहुत बड़ी नदी किनारे आती है और अपने पैरों को पानी में डुबोकर बैठ जाती है। ये नदी का पानी कितना ठंडा है, कितना सुकून मिल रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। काश मेरा एक घर इस समुद्र के अंदर होता, ताकि मैं 24 घंटे ठंडे ठंडे पानी में रहती, गर्मी का तो एहसास भी नहीं होता। अरे बाप रे, शाम के 6 बज गए, मुझे तो टाइम से घर जाना था। माँ बहुत गुस्सा करेंगी, पर सच कहूँ तो अपने उस छोटे से घर में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वहाँ बहुत गर्मी लगती है। काश मैं इस नदी किनारे थोड़ी देर और रह पाती। परिणीति वहां से घर आ जाती है। अरे बाप रे, घर में कितनी गर्मी हो रही है माँ। सारा सारा दिन नदी किनारे बैठी रहेगी तो घर में तो गर्मी ही लगेगी ना। क्या करूँ माँ, नदी किनारे रहना मुझे बहुत पसंद है, और पता है नदी का पानी कितना ठंडा होता है। मेरा बस चले तो मैं उस नदी किनारे ही अपना एक घर बना लूं, जहाँ सारा दिन पानी में डुबकी लगाऊं। मेरा शरीर भी कितना ठंडा ठंडा रहेगा पानी में। ख्वाबों की दुनिया इतनी भी सरल नहीं होती जितना तू सोच रही है। सुकन्या बहुत करीब थी, वो एक कमरे में बिना लाइट पंखे के जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। वहीं दिन पर दिन उसे अब अपनी बेटी की शादी की चिंता भी सताती जा रही थी। तभी एक दिन उसके घर में सुषमा आती है। और सुकन्या बहन कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसा आना हुआ? वो मुझे गांव वालों से पता चला कि तुम अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रही हो, इसीलिए तुम्हारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे पास एक रिश्ता था, वही बताने आई हूँ। लड़के वालों की भी कोई मांग नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, लेकिन वो लोग रहते कहाँ पर हैं? रहते तो इसी गांव में हैं। बेटे का पानी से जुड़ी चीजों का काम है, जिसके कारण सरकार ने उसे समुद्र के अंदर ही एक घर दे रखा, तो सारा परिवार नदी के अंदर ही रहता है। क्या, समुद्र के अंदर? ये सभी बातें सुनते हुए परिणीति कहती है, क्या सुषमा ताई, समुद्र के अंदर घर है उनका? फिर तो वो बहुत ही सुंदर होगा ना। मेरा तो सपना था समुद्र के अंदर अपना घर बनाने का। मुझे ये रिश्ता पसंद है सुषमा ताई। देख सुकन्या, तेरी बेटी तो रिश्ते से बहुत खुश है, तू बता, बात आगे बढ़ाऊं? ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझो। अब लड़के वाले भी आकर परिणीति को देखकर उसे पसंद करके वहां से चले जाते हैं। परिणीति की पहली हल्दी होती है। हल्दी लगाओ रे, चंदन चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ रे। सुकन्या, तेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है हल्दी चढ़ने पर। बस खुश रहे मेरी बेटी, और कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं परिणीति मन में सोचते हुए, बस अब जल्दी से हल्दी मेहंदी सब खत्म हो, क्योंकि मुझसे अब और यहाँ नहीं रहा जा रहा। मुझे बस फटाफट अपने समुद्र वाले ससुराल में जाना है। अब पूरे विधि विधान के साथ परिणीति की शादी हो जाती है। इसी समुद्र के अंदर हमारा घर है वरुण जी। हाँ परिणीति, समुद्र के अंडरग्राउंड में हमारा शीशे का घर है, और इन सीढ़ियों से हमें नीचे उतरना है। परिणीति और वरुण सीढ़ियों से धीरे धीरे समुद्र के अंदर आते हैं। समुद्र के अंदर कांच का एक सुंदर सा घर, आसपास मछलियां, स्टार फिश, गोल्डन फिश, ब्लू फिश पानी में तैर रही होती हैं। हो, समुद्र के अंदर ये शीशे का घर कितना सुंदर लग रहा है, और आसपास ये सुनहरी मछलियां, ये स्टार फिश कितनी प्यारी लग रही है। आपका घर तो मेरी सपनों की दुनिया से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू परिणीति। चलो, माँ भी इंतजार कर रही है, घर के अंदर चलते हैं। वरुण परिणीति को लेकर अपने शीशे के घर में आता है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। परिणीति घर के अंदर आती है। अरे बाप रे, शीशे से तो मैं साफ साफ समुद्र की लहरों को देख पा रही हूँ, लहरों का मजा ले पा रही हूँ। ये मछलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं आसपास तैरती हुई। हाँ भाभी, अब आपको यहीं रहना है तो आप ये नज़ारा कभी भी देख सकती हो। जाओ, अब आप आराम कर लो। अगले दिन सुबह परिणीति रसोई में आती है, जहाँ ढेर सारी मछलियाँ और झींगा रखा हुआ होता है। परिणीति अपनी नाक को बंद करते हुए, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस मछली और इस झींगे में से। यहाँ तो एक भी हरी सब्जियां नहीं है। वहीं पर राधा आती है। क्या हुआ भाभी, आपने ये नाक क्यों बंद कर रखा है और अभी तक आपने कुछ बनाया नहीं?
पर यहाँ तो कुछ भी हरी सब्जी नहीं है, मैं क्या बनाऊं? भाभी जी, हम समुद्र के अंदर रहते हैं, यहाँ हरी सब्जियां नहीं मिलती। यहाँ आपको यही मछलियाँ और झींगा ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, बना देती हूँ। परिणीति मछली और झींगे को बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। मछली तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है परिणीति तुमने। हाँ, मुझे भी खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगा बहू, तुम्हारे हाथ का। अब कुछ देर बाद परिणीति अपने गंदे कपड़ों को धोकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैंने ये कुछ कपड़े धोए थे, इन्हें सुखाऊं कहाँ? अच्छा, कपड़े सुखाने, इधर आओ इस कमरे में। कल्याणी बहू को लेकर एक कमरे में आती है जहाँ शीशे के कमरे में सभी कपड़े रस्सी पर लटके सूख रहे थे और उनमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी परिणीति नाक को बंद करके कहती है, माँ जी, इन गीले कपड़ों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। सड़े हुए गोबर की तरह इन्हें धूप नहीं लगाते हो क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बहू? हम पानी के अंदर रहते हैं, भला यहाँ धूप कहाँ से आएगी? यहाँ तो यही हल्के सूखे बदबूदार कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। अब तुम भी इन चीजों की आदत डाल लो बहू। अब धीरे धीरे परिणीति का अपने समुद्री घर में दम घुटने लगा था। तभी एक दिन परिणीति अपने शीशे के घर के दरवाजे को खोलकर चौखट पर बैठी हुई होती है कि तभी अचानक से पानी की तेज लहरों के साथ घर में कई तरह के खतरनाक कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। माँ जी, कीड़े, केचुआ! अरे भाभी, आप ठीक तो हो ना? दरवाजों को क्यों खोल रखा है? इन्हें बंद कीजिए। अरे बहू, तुम क्या करती हो? इन कांच के घर से तो तुम्हें सारा समुद्र दिख ही जाता है, फिर इन दरवाजों को खोलने की क्या जरूरत थी? अब देखो कितने खतरनाक कीड़े मकोड़े घर में घुस गए हैं। झाड़ू से बाहर करना होगा इन्हें। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। परिणीति झाड़ू लगाकर सभी पानी और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को घर के बाहर करती है और घर के दरवाजों को बंद कर देती है। ये कहाँ फंस गई मैं? न धूप है, न ठंडी हवाएं, न खाने को हरी सब्जी, न घूमने को कोई सूखी जगह। ऊपर से घर में भी कभी कभी तो पानी की लहरें घुस जाती हैं। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ रहकर। ऐसे कई दिन गुजरते हैं। अब धीरे धीरे अपने समुद्र के घर में परिणीति का दम घुटने लगता है। तभी एक दिन वरुण कहता है, सरकार की तरफ से हाई अलर्ट आया है। कह रहे हैं मौसम बिगड़ने वाला है, आंधी तूफान और बिजलियां भी कड़केंगी। इसलिए हमें अपने घर के दरवाजों को कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद करके रखना होगा। सारा दिन दरवाजा बंद रहेगा तो हम सांस कैसे लेंगे? भाभी, हमारे समुद्री घर में ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है, हमें मजबूरन उस घुटन में ही रहना पड़ता है, नहीं तो समुद्र की लहरों में मारे भी जा सकते हैं। अब वरुण के कहने पर कल्याणी अपने घर के सभी दरवाजे खिड़की को पूरी तरीके से बंद कर देती है। तभी अगले दिन परिणीति रसोई में खाना बना रही होती है। रसोई में कितनी गर्मी हो रही है, कितना भपका हो रहा है। ऊपर से जो थोड़ी बहुत हवा आती थी वो भी इन लोगों ने खिड़की दरवाजों को बंद करके रोक दिया है। मेरा तो अब शीशे के घर और इस समुद्री दुनिया में रहकर तब घुटने लगा है। मुझे बाहर जाना है। कुछ देर बाद परिणीति सबको खाना खिलाती है और खाने के बाद सभी लोग आराम करने लगते हैं कि तभी पानी के अंदर तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और शीशे का घर क्रैक होने लगता है, जिसके कारण समुद्र का पानी घर के अंदर घुसने लगता है। माँ जी, वरुण जी, देखिए बाहर का मौसम बिगड़ता जा रहा है और बिजलियां कड़कने के कारण शीशे के घर हमारे क्रैक हो रहे हैं और समुद्र की लहरें हमारे घर में घुस रही हैं। पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है घर की ओर। कैसे भी करके हमें समुद्र से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और मेरा तो अब दम भी घुट रहा है यहाँ पर, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। परिणीति, तुम घबराओ मत, रुको मैं कुछ करता हूँ। वरुण अपने बैग में से स्नॉर्कल मास्क निकाल के सबको देता है। ये स्नॉर्कल मास्क आप सभी पहन लो, फिर हम लोग सीढ़ियों से समुद्र से बाहर चलते हैं। सारा परिवार स्नॉर्कल मास्क पहन के समुद्र से बाहर निकलता है। हाँ, अब जान में जाना ही। माँ सही कहती थी, ख्वाबों की दुनिया इतनी भी सरल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। वरुण जी, अब आप कैसे भी करके अपना घर जमीन पर बनवाएं जहाँ धूप की किरणें पड़ती हों, खाने को हरी सब्जियां मिलती हों और कभी कभी शरीर पर ठंडी हवाएं भी लगती हों, क्योंकि मैं अब उस पानी के नीचे घर में नहीं रह पाऊंगी। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। सभी के कहने पर वरुण गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करके अपना घर नदी से हटवाकर जमीन पर बनवाता है। इसके बाद परिणीति भी अपने जमीन पर बने घर में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। ओके बेबी, अपना ख्याल रखना, शाम में बात करते हैं। दीदी, माँ कब से बुला रही हैं? आपको हमें हल्दी मेहंदी की शॉपिंग के लिए जाना था। मैं तो तेरे जीजा जी से हनीमून की बात कर रही थी, वो मुझे हनीमून पर कश्मीर ले जाएंगे। वैसे तेरा होने वाला पति तुझे कहाँ ले जा रहा है? दीदी, आप तो जानती हो कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। शादी से पहले मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। पता नहीं वो मुझे कहाँ ले जाए। हैं तो दोनों भाई ही, मुझे लगता है दोनों ही हमें कश्मीर ले जाएंगे। कितना मजा आएगा ना, एक घर में शादी होने के साथ साथ एक ही जगह पर हनीमून मनाएंगे। वाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आरती रेखा दोनों बहनें एक मिडिल क्लास फैमिली से थीं। दोनों का एक ही अमीर परिवार के 2 बेटों से रिश्ता तय हुआ था। समय गुजरता है और दोनों की शादी हो जाती है। तरुण, आरती, तुम दोनों थक गए होगे ना, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। बहू,
मैंने तेरे कमरे को शहर के फेमस होम मेकर से डेकोरेट करवाया है। थैंक यू माँ जी। दोनों ही शादीशुदा जोड़े सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं कि तभी सरस्वती। वैभव, तू कहाँ जा रहा है? ऊपर? तेरा कमरा वही है जहाँ पहले था। लेकिन वो कमरा तो काफी छोटा है, उसकी हालत भी काफी खराब है। आप मुझे ऊपर वाला कमरा दे दो। छोटे से कमरे में रेखा कैसे रहेगी? इस घर में रहने दे रही हूँ ना, वही बड़ी बात है। एहसान मान मेरा, वरना तो जैसे बेटे को तो माँ बाप कब का धक्के मारकर घर से निकाल देते। बड़ा आया ऊपर वाला कमरा लेने। जा अपने कमरे में अपनी बीवी को लेकर। सरस्वती का ऐसा व्यवहार आरती और रेखा दोनों को ही काफी हैरान करता है। वैभव रेखा को लेकर अपने छोटे से कमरे में आ जाता है। वैभव के कमरे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जगह जगह से पपड़ी निकल रही थी, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। कमरे में सिर्फ नाम की एक छोटी अलमारी और बेड था। भले ही तुम और तुम्हारी बड़ी बहन इस अमीर से घर की बहू बन गई हो, लेकिन जो खुशी तुम्हारी बड़ी बहन को मिलेगी वो शायद मैं तुम्हें ना दे पाऊं। भैया की तरह मैं कभी भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते आज मैं एक मामूली फैक्ट्री में प्यून की नौकरी करता हूँ। इसलिए घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं माँ जी? जो भी सोचे आपके बारे में, लेकिन मेरी नजरों में आपकी इज्जत बहुत ऊंची है और मैं इस कमरे में भी खुश हूँ क्योंकि आपका साथ जो है मेरे पास। तरुण आरती को भी सारी बात बताता है। अगले दिन दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। सरस्वती अपनी बड़ी बहू की पहली रसोई का सारा खाना खुद ही बनाकर रख देती है। आरती बहू, तुम्हें इतनी गर्मी में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा खाना खुद ही बना दिया, तुम बस अपने हाथ से छू लो और सबको परोस देना। माँ जी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जितनी अच्छी सासू माँ मिली है। और रेखा, तू इस खाने को हाथ तक मत लगाना, जा जाकर सारा खाना बना। अपनी सास की वजह से आरती के अंदर भी अब काफी ज्यादा घमंड आ जाता है। अपने पति के पैसों पर इतराते हुए आरती अब घर में रानी की तरह राज करती है और अपनी बहन से नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाती है। समय गुजरता है और अब दोनों बहनों के हनीमून का टाइम आ जाता है। जल्दी से घर का सारा काम खत्म करो और मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। नेक्स्ट वीक हम कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। वैसे तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम हनीमून पर कहाँ और कब जा रही हो। इन्होंने मुझे अभी बताया नहीं है, बस ये कह रहे थे कि शायद अगले हफ्ते हम हनीमून के लिए कहीं बाहर जाएं। अगले हफ्ते तो हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी चले जाओगे तो घर कौन संभालेगा? तुम बाद में जाना। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना करो। रेखा, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। दीदी हनीमून के लिए कश्मीर जा रही है ना, तो उनकी पैकिंग करवा रही थी। मुझे माफ कर देना, हर किसी का सपना होता है हनीमून के लिए कश्मीर जाने का, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आप मेरे साथ हैं तो भला मुझे कश्मीर की क्या जरूरत? आप ही मेरे कश्मीर हो। चलिए अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रेखा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी वो टीवी में कश्मीर से रिलेटेड पुराने किस्सों की न्यूज देखती है, जिससे उसे घबराहट होने लगती है और वो अपनी बहन के पास जाती है। मुझे अजीब सी घबराहट, बेचैनी हो रही है। आप लोग हनीमून के लिए कहीं और चले जाइए ना, कश्मीर ही क्यों जाना है आपको? अच्छे से जानती हूँ मैं तेरे सारे ड्रामे, खुद तो जान नहीं सकती इसलिए हमें रोक रही है। मैं नहीं जानती थी कि तू मुझसे इतना जलेगी। आरती रेखा की एक नहीं सुनती और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। 2 दिन बाद आरती और तरुण फाइनली अपनी हनीमून के लिए कश्मीर निकल जाते हैं। तो वहीं सरस्वती अपनी बहन से मिलने के लिए गांव चली जाती है। कुछ ही घंटे की फ्लाइट से तरुण और आरती कश्मीर के पहलगाम पहुंच जाते हैं। सच कहा है किसी ने, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, कश्मीर में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कश्मीर आ गई हूँ। ये तो बस शुरुआत है, पहलगाम में तो काफी सारी चीजें हैं घूमने की। आरती तरुण एक दूसरे का हाथ थामे आसपास के नजारे देखते हैं और ढेर सारी फोटोज और वीडियोस बनाते हैं। आरती कश्मीर के ट्रेडिशनल कपड़ों को भी पहनकर तैयार होती है। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल कश्मीरन लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरी तारीफ करने का। अब तरुण आरती हॉर्स पर बैठकर पहलगाम के नजारे देखने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहां वैभव अपने हाथों से रेखा के लिए पिज्जा बनाकर आता है। ये देखो रेखा, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारा मनपसंद पिज्जा। ये पिज्जा सच में आपने बनाया है? दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। क्या हुआ अगर हम लोग हनीमून पर कहीं बाहर नहीं जा पाए? हम घर पर ही अपना हनीमून सेलिब्रेट करेंगे। एक दूसरे को अपने हाथों से पिज्जा खिलाने के बाद अब वैभव और रेखा साथ में डांस करते हैं। बस भी करिए ना, मुझे शर्म आ रही है। मुझसे कैसे शर्म, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। चलो अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो।
वैभव असली फूलों का बना हुआ टियारा लेकर आता है और रेखा के सिर पर पहना देता है। पता है इस टियारा को बनाने में मुझे कितना समय लग गया। पहले तो मैं अलग अलग जगह से इन सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा करके लाया और फिर कई घंटे लगाकर इस टियारा को बनाया है। ये फूलों का टियारा तो मेरे लिए हीरे के ताज से भी ज्यादा कीमती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। चलो अब साथ में मिलकर तुम्हारे फेवरेट मूवी देखते हैं। और अभी तो मैंने तुम्हारे लिए खाने की एक और चीज बनाई है। जहां गरीब बहन अपने पति के साथ घर में ही इन छोटी छोटी चीजों से अपने हनीमून को एंजॉय कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्स राइडिंग करने के बाद अब तरुण और आरती एक फैंसी से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाकर दोनों पहलगाम की वादियों में टूरिस्ट के साथ घूमने लगते हैं कि तभी अपनी बड़ी बहन को जलाने के लिए आरती रेखा के फोन पर उसे वीडियो कॉल करती है। देख कितना सुंदर नजारा है कश्मीर का। काश तू भी यहाँ कश्मीर आ पाती। वैसे तूने मेरा सोशल मीडिया तो देख लिया होगा, मैंने कितने सारे फोटोज पोस्ट की है। तेरा भी काफी मन कर रहा होगा ना यहाँ आने का। कोई बात नहीं दीदी, मेरे बदले आपने घूम लिया। आप वहाँ पर खूब एंजॉय करना और हाँ, बोटिंग करना मत भूलना। आरती और रेखा वीडियो कॉल पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पहलगाम गांव में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में अचानक आरती का फोन गिर जाता है और बंद हो जाता है। रेखा काफी देर तक आरती को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। दीदी का फोन अचानक बंद कैसे हो गया? जरूर वहाँ कुछ हुआ है। मुझे पीछे से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे वो एक टूरिस्ट प्लेस है तो लोगों का शोर तो आएगा ही। ज्यादा सोच रही हो ना तुम। थोड़ी देर में न्यूज में खबर आती है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसमें कई लोगों को गोली लग गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आरती और तरुण एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी एक आतंकवादी की गोली तरुण के कंधे से छूकर निकलती है और तरुण घायल होकर जमीन पर पड़ जाता है। तरुण, क्या हो गया आपको? होश में आइए। मैंने कहा था ना मुझे कश्मीर जाना है। आप देख नहीं रहे न्यूज में क्या बता रहे हैं? पता नहीं मेरी बहन जीजा जी कैसे होंगे। अरे तरुण, मेरा भी भाई है, मुझे भी उसकी फिक्र है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। कुछ भी करिए लेकिन मुझे वहां जाना है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के रहने वाले एक लोकल परिवार तरुण आरती की मदद करते हैं और उन्हें आतंकवादियों से बचाकर अपने घर लेकर आते हैं। घबराइए मत आप, हम आतंकवादी के साथ नहीं मिले। हम तो यहाँ के लोकल हैं। वो आतंकवादी हमें ही नहीं छोड़ते तो आप लोगों को क्या छोड़ेंगे? सलमा और उसका पति अहमद तरुण का इलाज करते हैं। तो वहीं रेखा अपने गले में पड़े सोने के मंगलसूत्र को गिरवी रखकर उससे मिलने वाले पैसों से अपने पति के साथ कश्मीर पहलगाम आ जाती है और आसपास की जगह पर अपनी बहन और तरुण की तस्वीर दिखाते हुए सबसे पूछती है, आप इन्हें जानती हैं? ये मेरी बहन है। आपने कहीं देखा है? ये यहाँ आसपास घूमने आए थे। इनका नाम तो आरती और तरुण है ना? ये हमारे घर पर ही हैं, आप चलिए। अहमद सलमा की बेटी नूर रेखा और वैभव को अपने घर ले आती है। अपनी बहन और जीजा को देख रेखा काफी ज्यादा खुश होती है। आप ठीक तो है ना? और जीजा जी कैसे हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत डर गई थी कि हम मारे जाएंगे, लेकिन इन्होंने हमारी मदद कर दी। अभी तो यहाँ के हालात ठीक नहीं है। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। मैं आपका यहाँ से निकलने का इंतजाम करता हूँ। वो मुस्लिम परिवार उन चारों के वहां से निकालने का इंतजाम करता है। 2 दिन बाद ये सभी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। वैसे रेखा, तुम्हारे और वैभव के पास तो पैसे नहीं थे, तो तुम लोग कश्मीर कैसे आए? पैसे नहीं थे इसलिए रेखा ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और जो भी पैसे मिले उससे हम कश्मीर आ गए। क्या? तुमने अपना मंगलसूत्र ही गिरवी रख दिया? वो भी मुझ जैसी बहन के लिए? शादी के बाद मैं इतना बदल गई और तुम पर हुक्म चलाने लगी। हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की और तुम हो कि अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे वहां बचाने आ गई। मैं आपकी बहन हूँ, वो तो फिर भी कश्मीर था। अगर आपको बचाने के लिए मुझे दुनिया के किसी भी कोने में आना पड़े तो भी मैं आऊंगी। आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रेखा से माफी मांगती है, जिसके बाद अब रेखा आरती एक साथ पहले की तरह ही रहने लगती हैं।